नमस्कार, मोहताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। आशुतोष हैं स्टूडियो में। आशुतोष, न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल ताबिश, सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत न्यूज हेडक्वार्टर की। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से हम लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री से उठने वाला धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया। ताबिश, घटना उझानी इलाके की यहां पर है। ये फैक्ट्री में आग लगते ही दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची। हालात अब कितने भयंकर हैं, ये रिपोर्ट में आप देखिए। आसमान में काले धुएं का गुबार छाया है। धुआं इतना घना है कि आसमान तक ढक चुका है। आग के तांडव की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई। उझानी इलाके में बनी इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में रखे केमिकल में जैसे ही आग लगी, काला धुआं आसमान में छा गया, जो कई किलोमीटर तक नजर आया। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां केमिकल बनता था। केमिकल की वजह से आग और तेजी से भड़की। कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री जल गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की एक और घटना के बारे में आपको बताते हैं। आग का तांडव गुजरात के अहमदाबाद में भी दिखा। यहाँ पर मेमनगर में ईस्ट टावर के ए ब्लॉक की 8वीं मंजिल पर आग लग गई। देखिए, आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मंजर कैसा था और कैसे आग पर काबू पाया गया, रिपोर्ट देखिए। बहुमंजिला इमारत धुएं के आगोश में है। आग बिल्डिंग के 8वें तले पर लगी है, लेकिन धुआं बिल्डिंग पर छाया है। अग्निकांड की तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। अहमदाबाद के सुभाष चौक से सटा इलाका है मेमनगर। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो मेमनगर का पूर्वी टावर है। पूर्वी टावर के ए ब्लॉक की इस बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इमारत में जैसे ही आग लगी, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बिल्डिंग की छत से पानी की बौछारें की गईं। खतरा यह था कि कहीं आग पूरी बिल्डिंग में न फैल जाए, लेकिन वक्त रहते आग को कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि जिस तले पर आग लगी वो जलकर खाक हो गया। कहीं आग लगी तो कहीं बारिश से यहां पर मुसीबतें लोगों की बढ़ गई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी में अचानक आए तूफान ने गदर मचा दिया। देखिए रिपोर्ट। सैलाब आया तो गदर मच गई, सैलाब आया तो हाहाकार मच गया। सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि चारों तरफ खौफ छा गया। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी का क्या हाल हुआ, ये आपके सामने है। सैलाब का ऐसा बेग कि कहीं लोग फंस गए, कहीं गाड़ियां फंस गई। लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए, लेकिन सैलाब का भयंकर बहाव कहाँ मानने वाला। तेज बहाव में 2 पहिया गाड़ियों को भी बहा ले गया। ये वीडियो उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे का है। तेज बारिश के बाद सैलाब वहां पहुंच गया जहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं और 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जी हाँ, ये पटकोट स्थित 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। सेंटर के ठीक बगल में सूखे गदरे में सैलाब ने यात्रा गाड़ियों के पहिए थाम दिए। तो पहाड़ों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कई इलाकों में भी भीषण बारिश हो रही है। यूपी की भी बात करें तो यहां पर यूपी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर समेत यूपी के दूसरे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल इतने घने कि दिन में ही शाम का एहसास। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक गोरखपुर में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ गोरखपुर के कई इलाकों में तेज हवाएं चली, बिजली गरजी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। रिमझिम फुहारों से गोरखपुर के मौसम का मिजाज ठंडा हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।
गोरखपुर के कई ग्रामीण इलाकों में आसमानी बिजली भी गिरी, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने गोरखपुर समेत यूपी के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। फोरकास्ट ये है कि आने वाले 2 दिनों में यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो तस्वीरें आपने देखी, ऐसी तस्वीरें कई जगह पर कल देश में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार रात आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। देखिए, मौसम के बिगड़े मिजाज का सामना इंसानों के अलावा बेजुबान परिंदों ने भी किया। झांसी में 100 से ज्यादा तोतों की मौत हो गई। ये तस्वीरें बेहद अफसोसनाक हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे किसकी चलती है। झांसी में तूफानी हवाओं ने इन परिंदों के आशियाने उजाड़ दिए। इन्होंने जान बचाने की कोशिश की होगी, इनके पर फड़फड़ाए जरूर होंगे, लेकिन उन परों में तूफान का सामना करने की ताकत नहीं थी। यहाँ आसपास 100 से ज्यादा तोतों और दूसरे पक्षियों की मौत हुई है, और जो बचे वो शायद ही कभी परवास कर सकें। अब जरा इन मासूमों पर नजर डालिए। ये बच्चे घायल परिंदों को बचाने में जुटे थे, इन्हें दाना पानी दे रहे थे। कोशिश थी कि इनके कमजोर शरीर हरकत करें और ये दोबारा उड़ सकें। ऐसी कोशिशों से कई तोतों की जान भी बची। अगर ये प्रयास न होता तो शायद सभी जख्मी परिंदे मारे जाते। वही देखिए, बुधवार को देश के कई हिस्सों में तूफान ने जमकर तांडव मचाया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के झांसी में भी ये भीषण तूफान किसी की मौत बनकर आया। तूफान का असर देखिए। तूफान की ताकत के आगे सब मजबूर हो गए। भीषण तूफान ने उत्तर प्रदेश के झांसी में ऐसा तांडव मचाया कि एक शख्स की मौत हो गई। भीषण तूफान के बाद मौत के इस सामान को देखिए। भारी भरकम ये होर्डिंग टूटकर नीचे आ गिरी। जरा सोचिए, अगर ये होर्डिंग किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। बुधवार को आए भीषण तूफान के बाद वही हुआ जो नियति में था। जिस वक्त ये तूफान आया, झांसी स्टेशन पार्सल लोड करने के लिए एक शख्स आया था और ये भारी भरकम होर्डिंग उसके ऊपर आ गिरा। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो बुरी तरह दब गया था। जब तक उसे बाहर निकाला गया, उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे डिप्टी एसएल ने पार्सल कार्यालय में काम करने वाले युवकों से चरण सिंह को नीचे उतरवाया। साथ ही रेलवे डॉक्टर को मौके पर बुलवाया। डॉक्टर ने उसका परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में भी पिछले कई दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं। गुवाहाटी की बात करें तो वहां पर पिछले 3 दिन से बारिश लगातार जारी है। अब लगातार बारिश होगी तो रोजाना की जिंदगी पर असर तो पड़ेगा ही। गुवाहाटी में भी हालात जुदा नहीं है। रिपोर्ट देखें। बेमौसम बरसात और बादल ऐसा झूम कर उठ रहे कि बरसना बंद ही नहीं हो रहे। कई इलाकों में लोगों के घरों के आगे पानी जमा हो गया। पानी रुक नहीं रहा, जिंदगी भी कहां रुकती है। कितनी भी मुश्किल हो, लोग घरों से बाहर निकल रहे, बारिश से खुद को बचाते हुए अपने जरूरी काम अंजाम दे रहे हैं। पानी कई दिनों से बरस रहा है। मंगलवार को तो इतनी बारिश हुई थी कि स्कूल बंद कर दिए गए थे। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव की वजह से आवाजाही काफी मुश्किल रही। असम के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गुवाहाटी जैसे शहरों में मेघालय की पहाड़ियों से आने वाले पानी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। ये बारिश रुकेगी तभी जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में कल हुई बारिश और तूफान ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। अलग अलग हादसों में यहां पर 24 लोगों की मौत की खबर है और सबसे ज्यादा मौत यूपी में हुई है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में 24 लोगों की मौत हो गई। यूपी के 9 जिलों में 17 लोगों की जान चली गई। बारिश के साथ आई तेज आंधी के सामने जो कुछ भी आया वो टिक नहीं पाया। दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों जगह पेड़ उखड़ गए। ग्रेटर नोएडा से लेकर गाजियाबाद में कई जगह होर्डिंग्स उखड़ गए।
तूफान की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर हुआ। पूरी दिल्ली में घंटों बारिश होती रही, कई जगह बिजली गुल हो गई, कुछ इलाकों में जमकर ओले भी पड़े। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई जगह ट्रैफिक जाम रहा। यूपी में गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक तेज बारिश हुई, जहां सैकड़ों पेड़ गिर गए, कई जगह वाहनों को भी नुकसान हुआ। यूपी के सीएम ने राहत पहुंचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौसम विभाग ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी की वजह से अचानक मौसम बदला है। दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान ने जमकर कहर मचाया। तबाही का मंजर यहां ग्रेटर नोएडा में भी नजर आया। तूफान और बारिश की बात करें तो उसकी मार से एपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी का गेट धराशायी हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। प्रचंड आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने कैसे तबाही मचाई, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जमीन पर टूटे हुए गेट के बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, सीमेंट से बने ब्लॉक और भी बहुत कुछ। तबाही का ये मंजर ग्रेटर नोएडा का है। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं की मार एपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी का ये भारी भरकम गेट सह नहीं सका। आंधी तूफान ने इसका वजूद मिटा दिया। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ तबाही का मलबा। गनीमत ये रही कि जब एपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी का गेट धराशायी हुआ तब कोई शख्स गेट के करीब मौजूद नहीं था। नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, देश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और तूफान और बारिश का संकट अभी भी टला नहीं है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई पूरे देश से। शुक्रवार को देश के किन किन हिस्सों में मौसम का हाल कैसा रहा, अब आपको ये यहाँ पर हम बताते हैं। आप देखिए स्थिति क्या रही। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में आंधी की संभावना यहाँ पर रही और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ पर हवा चली। हल्की बारिश की भी संभावना यहाँ पर है। जबकि बीकानेर तीव्र हीटवेव की आशंका है। जोधपुर हीटवेव का दौर जारी है और तापमान 46 से 48 डिग्री तक रहने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और आंधी की संभावना है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होगी और गरज के साथ बारिश। जबकि बिहार की बात कर लें तो तेज हवाओं का अलर्ट वहां के लिए भी है। और यहाँ पे भी तापमान जो है वो 23 से 32 के आसपास रह सकता है, यानी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आंधी तूफान बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बन रहा है कई जगह पर। गुजरात भी देखिए आप, तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं, इसकी संभावना है और भारी बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। इसका भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जबकि पंजाब की बात कर लें तो धूल भरी आंधी, हल्की बारिश वहां पर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश धूल भरी आंधी वहां भी और हल्की बारिश की वहां भी संभावना है। तो ये अलग अलग जगहों की जो अलर्ट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे पहले बेंगलुरु में बारिश हुई थी तो आपने देखा क्या हालात वहाँ पर सड़कों पर हो गए थे। तो अब फिर से अलर्ट वहाँ पर है कि बारिश हो सकती है। इधर गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने बुधवार रात जबरदस्त बारिश के साथ आंधी तूफान का सामना किया। इस दौरान कई जगह पर होर्डिंग यहाँ पर गिर गए और कहीं खतरनाक ढंग से लटकी हुई ये तस्वीरें जो है होर्डिंग की आई हैं। नोएडा की ये जगह बॉटनिकल गार्डन और गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक कई बार हर मिनट सैकड़ों गाड़ियां इधर से उधर जाती हैं। रात शुरू ही हुई थी तभी तूफानी हवाओं ने इस होर्डिंग का ये हाल कर दिया। ये गिर भी सकता था। यहाँ से आवाजाही खतरनाक थी, लेकिन अपनी किस्मत और जिंदगी को कैलकुलेट करते हुए लोग यहाँ से गुजरते रहे। नोएडा के बाद अब बात ग्रेटर नोएडा की। परी चौक के पास ये बड़ी सी होर्डिंग तूफानी हवाओं के सामने टिक नहीं पाई, ये जमीन पर आ गिरी। इसका एक हिस्सा कुछ इस तरह से लटका था कि वहां से गाड़ियां आ जा सकती थीं, फिर लोग भी कहां मानने वाले। बादल झूम झूम कर बरसे, मानो सावन भादों की झड़ी लगी हो। बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई सड़कों पर इस तरह का नजारा था। कुछ लोग बर्फ के इन सफेद गोलों को अपने हाथों में समेटते नजर आए। अब दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली में भी भारी बारिश और तूफान से चारों तरफ हाहाकार मचा रहा। कहीं भारी भरकर जो भरकम है खंभा गिर गया, कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं सड़क ही जाम हो गई। रिपोर्ट।
कल तक जो गाड़ी सड़क पर फर्राटा भरती थी, आज उसकी नियति में यही था। कल तक जो गाड़ी अपने मालिक को रोज घर पहुंचाती थी, आज उस गाड़ी का ये हाल होगा, इसके मालिक को भी नहीं पता था। दिल्ली में आए तूफान के तांडव से एक भारी भरकम पेड़ उखड़ गया और मौके पर खड़ी गाड़ी पर आ गिरा। ये वीडियो दिल्ली के पुष्प विहार के सेक्टर 4 का है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त गाड़ी पर पेड़ आकर गिरा, गाड़ी में कोई सवार नहीं था। दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां तूफान ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया हो। दिल्ली का कोना कोना मौसम के इस रौद्र रूप का शिकार हो गया। कहीं भारी भरकम खंबे उखड़ गए तो कहीं होर्डिंग जमीन पर आ गिरी। ये वीडियो दिल्ली के निजामुद्दीन का है। देखिए कैसे भारी भरकम खंबा नीचे आ गिरा और मौके पर खड़े एक दिव्यांग की जान ले बैठा। बुधवार को आंधी तूफान और बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। कई लोगों के टीन टप्पर उड़ गए तो कई इलाकों में पेड़ सड़क पर आ गिरे। इससे ट्रैफिक मूवमेंट पर काफी असर पड़ा। कल उत्तर भारत में कुदरत ने जो तबाही मचाई, उसका असर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से लेकर नोएडा और आगरा तक कहीं पर पेड़ गिरे तो कहीं पर पुल उखड़ गए और कहीं ब्रिज धराशाही हो गए। दिल्ली के अलावा कल कुदरत ने जो कहर बरपाया, उसकी जद में यूपी के कई इलाके आए। पहली तस्वीर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की है, जहां एक बिजली का टावर गिर गया। ये टावर सेक्टर 144 के पास गिरा, जिसकी वजह से इलाके में घंटों जाम लगा। कुछ इसी तरह की तस्वीर सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन के सामने दिखी, जहां एक खंबा गिर गया, जिसे हटाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ये तबाही सिर्फ तूफान से नहीं मची, कई जगह बारिश ने जनजीवन बेहाल किया। नोएडा के सेक्टर 62 का ये मंजर बताने के लिए काफी है कि बारिश की वजह से कई जगह सड़कें जलमग्न हो गईं। कल मची तबाही में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में कोहराम मचा रहा। आगरा में कल रात आई बारिश और तेज हवा की वजह से सड़क पर पेड़ और खंभे गिरे दिखे। तूफान की वजह से गाजियाबाद में भी हड़कंप मचा रहा। यहाँ कई जगह पेड़ गिरे, ट्रैफिक जाम रहा। इस तस्वीर में स्कूल का बोर्ड तूफान के वेग को नहीं सह पाया और जमीन पर गिर गया। बारिश और तूफान से हरियाणा के कई इलाके भी प्रभावित हुए। ये वीडियो करनाल का है, जहां एक यात्री ने आसमान में कड़कती बिजली की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीषण तूफान ने काफी तांडव मचाया है। और आपको बता दें, इस तूफानी तांडव में कुल 24 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अब जानिए कि कहां कितने लोगों की जान गई है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, दिल्ली में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई और उसकी वजह ये खराब मौसम बना। गाजियाबाद में भी 3 लोगों की जान चली गई है। ठीक बगल में नोएडा में 2 जिंदगी काल के गाल में समा गई। बुलंदशहर में 1 मौत हुई है, फिरोजाबाद में 1, मेरठ में 2, सहारनपुर में 2, जबकि लखीमपुर में 3। अलीगढ़ में एक व्यक्ति की जान चली गई इसमें और कुशीनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा इटावा में भी मौसम काफी खराब दिखा था, वहां पर भी 2 लोगों ने जान अपनी गंवा दी है। बिजनौर में भी 1 जिंदगी गई है और झांसी में भी 1 शख्स काल के गाल में समा गया। तो इतनी मौतें हुई हैं, कुल 24 मौतें, और ये मौत का तूफान इसी वजह से हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच सुबह 6:30 बजे से मुठभेड़ यहां पर जारी है। इस एनकाउंटर में एक हमारा जवान भी शहीद है। आतंकवादियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। घना जंगल, पहाड़ी इलाका और ऊंचाई पर बैठे आतंकी जो सुरक्षा बलों की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। जाहिर है कि जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में पुलिस की एसओजी और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के जवान फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी कई बार नुकसान होता है और उसके बीच बहादुर जवान अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। शक है कि ये जैश से जुड़े हैं। इन्हें 3 तरफ से घेरा गया है। 2 तरफ से पुलिस और सेना के जवान आगे बढ़ रहे हैं और बाहरी इलाके में सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला है। पहलगाम की वारदात के बाद से आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब तक 6 दहशतगर्द ढेर किए जा चुके हैं। आतंकी अब सड़क पर आकर हमला नहीं कर रहे, वो घने जंगलों में छुप रहे हैं और सुरक्षा बल उन्हें वहां से भी ढूंढ निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकालने का दौर लगातार जारी है और आज इसकी एक तस्वीर श्रीनगर में भी देखने को मिले। बीजेपी ने यहां पर डल झील के पास शिकारा यात्रा निकाली और इन शिकारों पर भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आया। जिन शिकारों पर अब तक सैलानी सैर करते थे, डल झील की खूबसूरती निहारते थे, आज उसी डल झील में भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा था। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शिकारा रैली निकाली।
भारत का परचम जब डल झील के शिकारों पर लहराया तो नजारा देखने लायक था। ये रैली उस जीत का प्रतीक है जिसे भारतीय शूरवीरों ने हर भारतीयों की झोली में डाली है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के सीने में बारूद भर दिया। ये उसी जीत का जश्न है और उसी सेना का सम्मान है जिसके पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। डल झील में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। बीजेपी नेता दरक्षा अंद्राबी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों को तबाह किया। भारत ने बता दिया कि अब दौर बदल चुका है। इससे पहले कश्मीर के कई हिस्सों के साथ साथ पहलगाम में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। विदेशी धरती पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। देखिए, आपको बता दें, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के एक दल जो है वो जापान में पहुंचा है और जापान के विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधियों के सामने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोल दिया गया। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब तक हिंदुस्तान ने मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ठिकानों को रसातल में पहुंचाया। यह तस्वीर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का अगला पड़ाव है, जब विदेशी धरती पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पोल खोली जा रही है। सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में बनाया गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा और पाकिस्तानी हुक्मरानों के काले सच से पर्दा उठाया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला यह दल टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। जापानी विदेश मंत्री के साथ अपने प्रतिनिधिमंडल की बैठक पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने भारत का मजबूती से पक्ष रखा, जिसका जापानी विदेश मंत्रालय ने खूब सराहना की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का समर्थन किया। इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी का मैसेज भेजा गया है। धमकी मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस यहां पर एक्शन में है और अदालत परिसर की तलाशी यहां पर ली गई। साथ ही हाईकोर्ट की तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी है। चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट का कोना कोना खंगाला जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल क्विक रिस्पांस टीम जबरदस्त एक्शन में है। डॉग स्क्वाड के साथ बम स्क्वाड का दस्ता अदालत परिसर में मौजूद है। कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। ये एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल आया तो अदालत खाली कराया गया। हाई कोर्ट की तरफ आने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। हाई कोर्ट के बगल में ही पंजाब विधानसभा और सेक्रेटेरिएट है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अदालत में 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों और फरियादियों को अलर्ट रहने की अपील की। वकीलों और फरियादियों से अपील की गई कि अगर कैंपस में कहीं भी लावारिस चीज या कोई संदिग्ध दिखे तो फौरन पुलिस को सूचित करें। आज बॉलीवुड स्टार सलमान खान को लेकर बहुत बड़ी खबर आई। यहां पर सलमान खान की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी है। एक अज्ञात महिला ने सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने महिला को आखिरकार पकड़ लिया। पूछताछ चल रही है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर में सेंधमारी की खबर से हड़कंप मच गया। सवाल उठे कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अज्ञात महिला सलमान खान के घर तक कैसे पहुंची। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि 22 मई की सुबह एक अज्ञात महिला ने अवैध तरीके से गैलेक्सी अपार्टमेंट में एंट्री की कोशिश की। इसी अपार्टमेंट में सलमान खान रहते हैं। महिला अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस अब महिला से पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला मुंबई की रहने वाली है या फिर किसी और शहर की। 2 दिन में सलमान खान के घर में किसी के जबरन घुसने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 20 मई को एक शख्स ने सलमान खान के बांद्रा वाले घर में घुसने की कोशिश की थी। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली है। सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा के इतने तगड़े बंदोबस्त होने के बाद भी सलमान की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। वहीं 9 जून को मोदी सरकार के 30वें कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जनसंपर्क करेगी। जनसंपर्क के जरिए मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद तक पदयात्रा में शामिल होंगे।
मोदी सरकार 3.0 का एक साल कैसा रहा? एक साल में सरकार ने क्या क्या किया? जन कल्याण से जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की? एक साल में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं? इसे लेकर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क यात्राएं शुरू करेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को पूरा हो रहा है। बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री और सांसद पैदल यात्राएं करेंगे। रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या किया। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे। जनसंपर्क यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। खबर यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ रैलियां कर सकते हैं। इन रैलियों में एनडीए के नेता भी शामिल हो सकते हैं। जनसंपर्क के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, जातिगत जनगणना जैसे बड़े फैसलों के बारे में देश के लोगों को बताया जाएगा। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जा रही है। वहीं पहलगाम हमले के बाद एक महीने बाद राजस्थान के बीकानेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने मिलकर पाकिस्तान के गुमान को मिट्टी में मिला दिया। यहां पर पीएम ने कहा कि सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पहलगाम हमले का बदला भारत ने जिस तरह से लिया उसे पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया ने देखा। बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय का स्वरूप बताया और पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि ये नया भारत है जो झुकता नहीं। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। पीएम मोदी ने दुनिया को ये भी याद दिलाया कि भारत ने 22 अप्रैल का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को आज कड़ा मैसेज दिया है। पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का बदला यहां पाकिस्तान से लिया गया है। भारतीय सेना ने 22 मिनट में लिया यह बदला और पीएम ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा, नया भारत आतंक का फन कुचलना बखूबी जानता है। बीकानेर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो मैसेज दिया उससे इस्लामाबाद में खलबली मचना तय है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान को पीएम ने बुलंद भारत की तस्वीर भी दिखाई। पाकिस्तान को दो टूक कहा। पहले भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अब की बार सीधा सीने पर प्रहार किया। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। पाकिस्तान को मैसेज क्लियर था, अगर छेड़ोगे तो नया भारत छोड़ेगा नहीं। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पहले पाकिस्तान में घुसकर प्रहार किया था और इस बार सीधा सीने पर प्रहार किया गया है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का भविष्य भी तय कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब पीओके की बारी है और पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की वकालत की थी, तभी भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान में अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। पीएम ने आज इसे फिर से दोहरा दिया। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीएम ने साफ संदेश दिया कि आतंक परस्त सरकार के आका को भी दहशतगर्द माना जाएगा और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पीएम ने बता दिया कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को अब
महंगा पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और पीएम मोदी ने यहां पर साफ कहा कि भारत आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमले हुए तो करारा जवाब मिलेगा और जवाब देना भी चाहिए। देखिए, भारत आतंकवादियों और आतंकपरस्त सरकार को अलग नहीं देखता। पीएम ने साफ कहा कि नया भारत पाकिस्तान की एटम बम की गीदड़ भपकियों से बिल्कुल डरने वाला नहीं। पीएम मोदी बीकानेर में बोल रहे थे। सामने हजारों की भीड़ थी। पंडाल भारत माता के जयकारों से गूंज रहा था। आतंक परस्त पाकिस्तान को पीएम ने वार्निंग दी, अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के एटमी गुमान पर भी कड़ा प्रहार किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। देखिए, बीकानेर में प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। पीएम ने यहां पर साफ कहा कि भारतीयों के खून से खेलने की गलती पड़ोसी मुल्क को भारी पड़ेगी। भारत ने पहलगाम हमले के बाद कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, एक एक कदम फूंक कर रखा और फिर पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को उसकी करतूत का जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में एक बार फिर पाकिस्तान को भविष्य के लिए आगाह किया। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम ने सेना, उसके संकल्प और देश की एकता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब रुकेगा नहीं। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखेंगे तो आप अपने आप से सवाल करने लगेंगे, करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, क्या प्रेम करने का अंजाम यही होता है? अगर उसकी असली और सच्ची तस्वीर ऐसी ही है तो प्रेम की गाड़ी बढ़ाने से पहले आप सोचेंगे जरूर। रिपोर्ट देखिए जरा, क्या कहानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती गिनते जाइए। आप थक जाएंगे, लेकिन प्रेमिका के हाथ नहीं थकने वाले। चप्पलों से दे दनादन, जब तक मन नहीं भरा तब तक मारती रही। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया है। वीडियो इंदौर शहर के लसुड़िया इलाके का बताया जा रहा है। प्रेमी जमीन पर लेटा है और उसकी प्रेमिका चप्पलों से जमकर पिटाई कर रही है। प्रेमी पर दूसरी लड़की से बात करने का आरोप है। प्रेमिका को जैसे ही ये बात पता चली, वो आग बबूला हो गई और अपना रौद्र रूप दिखा दिया। गुस्साई प्रेमिका ने पहले प्रेमी की पैंट उतारकर उसे सड़क पर पीटा। मारपीट के दौरान जब कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो प्रेमिका ने उनके साथ भी गाली गलौज की। करीब 20 मिनट तक ये हंगामा सड़क पर चलता रहा और फिर बाइक पर 2 लड़कों के साथ प्रेमिका फरार हो गई। पुलिस को फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी कुदरत ने मेहरबानी की है। बारिश की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट है, मौसम सुहावना है। लेकिन तमिलनाडु के तेनकासी जिले के लोगों की खुशी जरा अलग यहां पर है। इसकी वजह क्या है, ये रिपोर्ट आप देखिए। तमिलनाडु सरकार की थोड़ी सी राहत ने कोटलाम झरने की रौनक बदल दी है। कुछ शर्तों के साथ सरकार ने सैलानियों को झरने के आसपास नहाने की इजाजत दे दी है। फिर क्या था, यहाँ पर्यटकों का सैलाब उमड़ गया। लोग परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और गर्मी में मिली इस राहत का मजा ले रहे हैं। குற்றாலம் வந்துட்டு பசங்களோட வந்திருக்கோம், ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்களும் வந்து குளிச்சு பாருங்க, கிளைமேட் நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே. இன்னைக்கு காலையில் வந்தோம், க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க மெயின் ஃபால்ஸ். இப்போ மதியானம் தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க.
तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर बने कोटलाम झरने को देखने हर साल काफी संख्या में लोग आते हैं। मई से अगस्त तक इसका पीक टाइम होता है। குளிக்க கொஞ்சம் விடாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது, நல்லா குளிக்க முடியுது. குளித்தோடனே ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்ப சேஞ்ச் சூப்பராக இருக்குது. राजस्थान के कोटा में हत्या के 2 आरोपियों की पुलिस ने परेड यहां पर निकाली। दोनों आरोपी बिना सहारे यहां पर चल सकने की हालत में भी नहीं थे, बावजूद इसके उन्हें घिसट कर चलने को मजबूर किया गया। ऐसा क्यों किया गया? कोटा पुलिस इसके जरिए क्या साबित करना चाहती है, वही बता सकती है रिपोर्ट। इसे खाकी का तमाशा कहिए या उसके इंसाफ का तरीका, ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। कोटा पुलिस इन दोनों बदमाशों को उस जगह ले गई थी जहां कुछ दिन पहले संदीप शर्मा नाम के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या हुई थी। दोनों की हालत देखिए, पुलिस की लाठी से पैर टूट चुके हैं और इसी हालत में ये घिसट कर चलने को मजबूर है। दोनों पैर टूटे हुए हैं। हाथ के बल चल रहे इस आरोपी का नाम अतीक है और एक टूटे पैर के साथ लाठियों के सहारे घिसट रहा ये शख्स दीपक है। चलना मुश्किल हुआ तो इसने रहम की गुहार लगाई, लेकिन मिली नहीं। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसी परेड निकालकर कोटा पुलिस क्या संदेश देना चाह रही है। बदमाशों को पहले 3rd डिग्री दी जाएगी, उनके पैर टूटेंगे, फिर वो इस तरह सड़कों पर घसीटे जाएंगे। सवाल ये भी है कि खाकी को ही सजा देना है तो अदालतें क्या करेंगी। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में यमुना की सफाई और गर्मी में बढ़ती पानी को किल्लत को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सहित मंत्रिमंडल के कई मंत्री यहां पर शामिल हुए और बैठक में जल मंत्री ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि यमुना को उसके उद्गम से लेकर उसके आखिरी छोर तक साफ किया जाए, तभी यमुना निर्मल और अविरल होंगी। दिल्ली में आज इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की। बैठक में वाटर मैनेजमेंट को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इससे जुड़े अहम कार्य कर रही है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। यमुना की सफाई को लेकर खुद पीएम मोदी बैठक कर चुके हैं, जिसमें यमुना में मिलने वाले ड्रेनेज के पानी की सफाई, यमुना के तटों के सौंदर्यीकरण और नदी के प्रवाह को अविरल बनाने पर जोर दिया जा चुका है। इससे पहले यमुना की सफाई को लेकर शुरू की गई योजनाएं असरदार नहीं रही हैं। मौजूदा सरकार एक नए दृष्टिकोण से यमुना को अपने पुराने वजूद में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी, इसको आप इस बात से समझिए कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज की बैठक में यमुना की सफाई, पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था पर समग्रता के साथ काम करने को कहा और उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना पेयजल और ड्रेनेज को लेकर जो भी योजना बने वो अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक एसओपी बनाए। एसओपी अन्य सभी राज्यों के साथ भी साझा की जाए। यमुना की सफाई में दिल्ली जल बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे मजबूत बनाना बेहद अनिवार्य है। दिल्ली जल बोर्ड में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। जल बोर्ड के पानी सप्लाई सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। रवीश रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रवीश, यमुना को लेकर पिछली सरकारों ने भी कई प्लान तैयार किए, लेकिन वही नदारद रही सब कुछ। जमीनी हकीकत सभी जानते थे, लेकिन अब ये जो एक्शन की बारी है, अब किस तरह से इसमें ब्रेकिंग न्यूज और दर्शकों के लिए क्या है इस वक्त इनपुट? जी देखिए, यमुना की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी लोग गंभीर हैं और खुद जो दिल्ली सरकार है उसने ये कहा है कि एसटीपी जो अभी तक लगी हुई हैं, तकरीबन 30 से ज्यादा एसटीपी हैं, लेकिन एसटीपी अपनी क्षमता के मुताबिक चल नहीं रही हैं। तो ये कहा गया है कि एसटीपी के जो मानक हैं उनको पूरा किया जाए, यानी एसओपी एक बनाई जाए कि एसटीपी का कितना जो मापदंड है उसके मुताबिक एसटीपी काम करें। और यही वजह है कि अभी दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि 32 जो मॉनिटरिंग जो सेंटर हैं वो यमुना नदी के आसपास लगाए जाएंगे, यानी यमुना नदी में रियल टाइम जो है वो मॉनिटर किया जाएगा यमुना नदी में कि अगर रात को 2 बज रहा है तो रात को 2 बजे यमुना नदी का प्रदूषण कितना है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो
नाले हैं जो यमुना नदी में गिरते हैं उनकी गाद की सफाई की जाए और साथ में नालों पर भी एसटीपी उस तरीके से बनाया जाए जो मानकों के अनुरूप हो। तो उसके लिए एसओपी जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि एसटीपी तो लग गए हैं, करोड़ों रुपए उनको दिए भी जा रहे हैं, लेकिन एसटीपी पूरी तरीके से सफाई नहीं कर रहे हैं। और एनडीटीवी ने भी ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एसटीपी कागजों में यमुना नदी को साफ कर रहे हैं, यानी यमुना नदी में जो गिरने वाले नाले हैं वो कागजों में साफ हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहे हैं। तो इसी को लेकर अब जो है वो केंद्र सरकार सख्त है और उसने कहा है कि एसटीपी के जो भी मापदंड बनाए जाएंगे उसके मुताबिक एसटीपी काम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो न सिर्फ यमुना को साफ करने की तैयारी है, बल्कि कितना साफ हुई है और कितना साफ करने की जरूरत है, इस पर भी लगातार नजर रखी जा सके, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान से हाहाकार है। उत्तरकाशी की बात करें तो यहां पर अचानक आए तूफान ने गदर मचा दिया। रिपोर्ट जरा आप देखिए। और बात अब कर्नाटक के बेलगावी की भी कर लेते हैं और वहां पर क्या हालात हैं सीधा आपको हम दिखा देते हैं। रिपोर्ट। कोग्रोली टोल प्लाजा से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बुधवार यह आग लगी तो आती जाती गाड़ियों के पहिए थम गए। ये टोल प्लाजा बेलगावी के निपानी शहर के बाहरी इलाके में है और ये सड़क पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे 48 का हिस्सा है। यहाँ से एक छोटा ट्रक टोल प्लाजा से निकला, उसी दौरान उसका डीजल टैंक फट गया। आग दूसरे टोल बूथ तक फैल गई और वहां मौजूद कर्मचारी जान बचाकर भागे। आसपास कोई आबादी नहीं थी। खुला हुआ क्षेत्र होने की वजह से दमकल विभाग की टीम को ऑपरेशन में कोई ज्यादा परेशानी नहीं। थोड़ी कोशिशों के बाद आग बुझ गई। इस हादसे के पीछे किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा ये रहा कि मौजूद कोई शख्स आग की जद में नहीं आया। चलिए आज इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। ताबिश हुसैन और मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं के साथ न्यूज है।